नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां आज हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ आर एस पांडे साहब हैं, पूर्व पेट्रोलियम सचिव, साथ ही सुनील कटके हैं कोटक सिक्योरिटीज से, तपन पटेल है HDFC सिक्योरिटी से, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से और कुणाल सुदानी हैं श्रीधम बैंक से। आप पांचों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें कौन सी हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में आज तेजी दिख रही है, 50,800 के आसपास MCX पर कारोबार कर रहा है। चांदी में भी तेजी है, 60,000 के ऊपर टिक गया है भाव। अब क्रूड में लीबिया में राजनीतिक संकट है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, $117 के करीब भाव पहुंच गया। नेचुरल गैस मांग में यहाँ पर अब धीरे धीरे रिकवरी वापस से लौट रही है। भाव MCX पर अगर बात करें तो 500 रुपये के ऊपर है। वहीं कॉपर की बात करें तो चीन से मांग बढ़ने का अनुमान है और MCX जुलाई वायदा 700 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। जिंक एल्यूमिनियम जिंक ज्यादा तेजी दिखा रहा है, 300 रुपए के आसपास। अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं तो मेंथा सबसे पहले। मेंथा की बात करें तो सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई ज्यादा है, 1025 के आसपास आज MCX पर मेंथा का वायदा कारोबार कर रहा है। वहीं कॉटन की बात करें तो कम बुआई के जो आंकड़े आए हैं उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। जुलाई का वायदा 42,000 रुपए के ऊपर MCX पर कारोबार कर रहा है। हल्दी आवक कम, एक्सपोर्ट ज्यादा, भाव 7,800 रुपए के ऊपर है। धनिया आज दायरे में कारोबार हो रहा है, 11,300 रुपए के नीचे कारोबार यहाँ पर NCDX धनिया जुलाई वायदा में दिख रहा है। जीरा कम उत्पादन से यहाँ पर कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, भाव 21,300 रुपए के ऊपर। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर लगातार तीसरे कारोबारी दिन यहाँ पर मजबूती दिख रही है। RS पांडे साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या लग रहा है, ये तेजी कितनी आपको यहाँ से और होते दिख रही है? इंटरनेशनल सिनेरियो जिस तरह से चेंज हो रहा है, G7 कंट्रीज लगातार रूस पर नए पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या क्रूड पर इसका कितना असर होगा और आने वाले समय में कितनी तेजी आपको और दिख रही है? देखिए, 2 दिनों से क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, काफी नर्वसनेस की स्थिति है। एक तो थोड़ा बहुत प्रभावित हो गया ये इक्वेडोर और लीबिया की जो स्थिति है, जो राजनीतिक संकट है जिससे तेल उत्पादन पर असर पड़ा है। क्वांटिटी में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आजकल तो डिमांड सप्लाई की जो स्थिति है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है तो उसका असर पड़ता है। तो ये जो तेजी आई है, ये लीबिया इक्वेडोर के चलते थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन आपने जो कहा, G7 के कंट्रीज ने एक फॉर्मूला तैयार करने पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे वो रसिया की आमदनी कम करने के फिराक में लगे हुए हैं। और उसके लिए एक प्राइस कैप की बात हो रही है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान है नहीं। ये अभी तो प्रस्ताव आया है, ये इसको लागू होने में काफी दिक्कतें हैं और लागू होगा तो रसिया का क्या रिएक्शन होगा। अगर रसिया ने सप्लाई रेस्ट्रिक्ट कर दिया तब तो तेल के दाम काफी ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अभी ये देखना है, इन्होंने तो 2 बातें कही हैं कि एक तो हम लोग रसिया को इतनी आमदनी नहीं होने देना चाहते हैं जिसके लिए प्राइस कैप विचार कर रहे हैं। दूसरा, साथ साथ ये भी कहा है कि ऑल्टरनेटिव सप्लाई के सोर्स ढूंढ रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव सप्लाई के सोर्स में जो ईरान में जो न्यूक्लियर की बातचीत है उसमें भी तेजी लाने की बात हो रही है। वेनेजुएला पर से प्रतिबंध हटाने की बात हो रही है। मेजर ऑयल उत्पादक जो एक्सन मोबिल वाले जैसे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने भी कहा है कि अब ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो ये क्लाइमेट का जो कंसर्न है उसके चलते कमी आ गई थी यूक्रेन क्राइसिस के ठीक पहले, अब उसको रिवाइव करने की बात हो रही है। के बाद ओपेक देशों की बैठक होने वाली है थर्सडे को। तो अमेरिका से लेड जो ग्रुप है G7, इन लोगों का प्रयास है कि हम ऑल्टरनेटिव ढूंढें और फिर इन पर लगाम लगाएं। लेकिन ऑल्टरनेटिव ढूंढना भी बहुत मुश्किल का काम है, बिल्कुल लगाम लगाना भी बड़ा मुश्किल का काम है। और अभी जो ये छोटे मोटे संकट आ गए ये 2 देशों में, इसके चलते थोड़ा प्रेशर है। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रिवाइज हो गया है, नहीं तो और दाम ज्यादा चलते। तो अभी नर्वसनेस की स्थिति है। अभी देखिए ये प्रतिबंध लगाते हैं कि नहीं, प्राइस कैप लगाते हैं कि नहीं लगाते, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ऑल्टरनेटिव क्या खोजेंगे। थर्सडे को जो ओपेक की बैठक हो रही है उसमें उनके पास भी ज्यादा कुशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहे तो थोड़ा तो मार्केट में ला सकते हैं। ओके सर, तो सर आपने ओपेक की बैठक की बात की, ओपेक की बैठक भी अगले हफ्ते होने वाली है शायद इस सब। हाँ, तो क्या आपको
जी जी, थर्सडे को बैठक है। तो क्या लग रहा है सर, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो जानकारी दी है यूएस के प्रेसिडेंट को, जो रूम था जो बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूएई और सऊदी के पास, वो अब रूम उनके पास नहीं बचा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि उत्पादन वो कितना बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बाकी देशों में बाकी मेंबर जो थे वो अंडर इन्वेस्टमेंट थे क्रूड उत्पादन को लेकर, इस वजह से उनको उत्पादन बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और उनकी दो ही देश थे जिनके पास उत्पादन क्षमता बेहतर थी, यूएई और सऊदी, और दोनों ही देशों को अब लग रहा है कि अब उत्पादन नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसे में क्या क्या कैसे सप्लाई बढ़ेगी सर अब? सप्लाई बढ़ने के आसार आप ठीक कह रहे हैं, ज्यादा नहीं है जब तक ईरान पर प्रतिबंध दूर नहीं होगा, जिसमें भी काफी दांव पेच है। और वेनेजुएला पर से सैंक्शन नहीं हटेगा। सैंक्शन हटेगा भी तो काफी दिनों से बंद है, इसलिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगाना होगा, जिसमें कम से कम 6 महीने साल भर का समय लग सकता है। तो वहाँ प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। और अमेरिका में भी थोड़ा बहुत स्कोप है प्रोडक्शन बढ़ाने का। लेकिन ये जो सैंक्शन लगाएंगे, अगर रशिया इस पर टाइट हो गया तब तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये सैंक्शन की जो बात कर रहे हैं प्राइस कैप की, ये लगा नहीं पाएंगे और इसमें अभी समय लगेगा। लेकिन फिर भी ये तेल के मार्केट पर प्रेशर बना रहेगा। ऐसी स्थिति नहीं है कि दाम बहुत ज्यादा चढ़ जाएंगे, लेकिन गिरने के भी संकेत नहीं है। जो रिसेशन के चलते ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो रिवाइज हुए थे, जिससे लग रहा था कि अब दाम 100 के नीचे चला जाएगा, वो स्थिति नहीं है। अभी जो स्थिति है यही बनी रहेगी। थोड़ा प्रेशर ही रहने की उम्मीद है। थोड़ा $1-2 इधर उधर प्लस माइनस होते रहेंगे। और दुनिया देख रही है कि ओपेक में क्या डिसीजन होता है। ये जो प्राइस कैप की बात है, जिससे इंश्योरेंस वगैरह प्रभावित होने की बात है, ये कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यूरोपियन यूनियन के सारे देशों में इस पर यूनानिमिटी होगी कि नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। सर अब आखिरी सवाल आपसे ये होगा, आपने ये सारे मुद्दे अब बता ही रहे हैं, तो रूस से जिस तरह से इंपोर्ट बढ़ा है, क्रूड का इंपोर्ट भारत और चीन में, क्या मीडियम से लॉन्ग टर्म में, क्योंकि G7 देशों की इस पर नज़र भी है, ऐसे में क्या आसान होगा भारत के लिए आगे लंबी अवधि में या मध्यम अवधि में यहाँ से इंपोर्ट करना क्रूड का रूस से? भारत को ने तो इंपोर्ट किया है, काफी बढ़ाया है और बढ़ाना भी चाहिए। हर देश अपने देश हित की बात सोचते हैं। और भारत तो तेल पर इतना आधारित है दुनिया पर कि अगर रसिया से मिल जाता है तो हमें क्या दिक्कत है। यूरोप वाले भी तो ले ही रहे हैं ना, प्राइस कैप लगा के लेंगे या जैसे भी लेंगे, हमें भी डिस्काउंट मिल रहा है। बोलते एक तरह का प्राइस कैप ही हो गया, तो हम क्यों नहीं लेंगे, हमें लेना चाहिए। और चाइना तो रसिया का अलाई ही है, तो वो भी लेगा। अभी तो रसिया, ये लोग अगर नहला है तो रसिया दहला हो गया। रसिया पर भी अंकुश लगाए गए, उसकी वायल रेवेन्यू बढ़ गई है। अब उसी पर ये लोग लगता है कि कैसे अंकुश लगाया जाए। लेकिन अंकुश लगेगा तो तेल का दाम और आसमान में जाने लगेगा। इसलिए ऑल्टरनेटिव की बात सोच रहे हैं। अभी देखिए अगला वीक बड़ा क्रूशियल है सर। जी, क्रूशियल है। और देखते हैं कि ये 2-4 जो डिसीजंस हैं ये कैसे आते हैं। बिल्कुल, ओपेक प्लस बैठक और G7 देश आगे कैसे किस तरह से कदम उठाते हैं। सर हमारे साथ कुणाल सोधानी जी भी हैं, शिनहम बैंक से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर इफेक्ट्स एंड रेट्स के। सर क्रूड में जिस तरह से तेजी आई है, उसी का असर है रुपए पे या कोई और भी असर देख रहे हैं? क्यों रुपया इतना कमजोर हो रहा है? और आपसे बात के दौरान ही देखिए अभी 78-70 के आसपास वापस से पहुंच गया है। क्या लग रहा है, कितनी कमजोरी और देख रहे हैं रुपए में यहाँ से? तो सबसे पहले क्रूड एक रीजन है, बट आई थिंक मेजर रीजन नहीं है। बिकॉज क्रूड प्राइसेस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट $122 से $108 भी आया नीचे, बट $78.20 के नीचे नहीं आया था उस वक्त भी जब क्रूड 108 की तरफ था। दो अब क्रूड प्राइसेस ऊपर की तरफ चले गए हैं $117 की तरफ। तो एक छोटा रीजन है, बट 2-3 बड़े रीजन ये हैं कि सबसे पहले ओवरऑल डॉलर शॉर्टेज इमर्जिंग मार्केट्स में देखी जा रही है। अगर उसका रिफ्लेक्शन आप देखें तो हमारे कैश टर्म कैश पॉट लेवल्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है उससे तो नीचे आ ही रहा है कैश टर्म कैश पॉट लेवल्स, बट ये डॉलर शॉर्टेज एक काफी बड़ा चीज है। बिकॉज इन द पास्ट भी हमने देखा है कि अगर डॉलर शॉर्टेज देखी जाती है तो स्पॉट या रुपी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है उस पे। तो दैट इज वन रीजन। सेकंड, परसिस्टेंट कैपिटल आउटफ्लोज तो देखे ही जा रहे हैं। अगर हम इस साल की ही बात करें तो $28 बिलियन का आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम अक्टूबर से अब तक की बात करें तब भी $32 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है। ये 2-3 दिन में जो हमने बाउंस देखी और डेड कैट बाउंस जैसी थी मेरे हिसाब से,
बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी वीकनेस है बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी परसिस्ट कर रहा है एंड ग्रोथ रहेंगे यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड भी, ये थोड़ा रहना ही है। तीसरी बात करें एशियन करेंसीज की, तो एशियन करेंसीज में रुपी अभी तक वर्स्ट करेंसी वैसे नहीं रहा है, एक मीडियन परफॉर्मर रहा है, क्योंकि आरबीआई काफी एक्टिव रही है। आरबीआई ने एक तरह से एक शार्प डेप्रिसिएशन नहीं होने दिया है। अगर आप उसका रिफ्लेक्शन देखें तो फॉरवर्ड प्रीमियम्स भी नीचे आ चुके हैं, 3% के नीचे हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम इट एफएक्स रिजर्व पे भी हमने देखा कि इस पूरे साल में $43 बिलियन ऑफ एफएक्स रिजर्व भी नीचे आया है। सो आरबीआई विजिलेंट है, कोई सिंगल डिजिट या कोई नंबर उनके माइंड में नहीं है, बट कोई शार्प डेप्रिसिएशन रुपी पे वो नहीं देखना चाहेंगे, या कोई भी ना देखना चाहे, बिकॉज ये इंपोर्टर को ही सिर्फ हर्ट नहीं करेगा। अगर कोई शार्प डेप्रिसिएशन होता है तो ये एक्सपोर्टर के लिए भी उतना ही खराब हो जाता है, बिकॉज एक सडन मूव एक्सपोर्टर को भी अनहेज रख देता है, या फिर ओवरऑल या फिर ओवर हेज कर देता है एट लोअर लेवल्स। तो ये कंसर्न रहता ही है। और चौथी बात करें हम ये ऑयल प्राइसेस की, तो ये ऑयल प्राइसेस 108 की तरफ काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी देखें, प्रेशर ऑयल पे बना रहेगा, और ये अगर रहता है तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी भी हम नेगेटिव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये रीजंस है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन आज के दिन का ये भी है कि आज एक्सपायरी है एक्सचेंज पे, एनएससी बीएससी पे करेंसी की एक्सपायरी है। और अगर हम आउटस्टैंडिंग देखें या अपन अगर ओवाई देखें, उसका ओपन इंटरेस्ट, तो अराउंड $6.5 बिलियन की डॉलर पोजीशंस खड़ी हैं जिसकी आज एक्सपायरी है। तो इस केस में किस तरह आरबीआई आगे बढ़ता है, रोल ओवर करते हैं या कैंसिल करते हैं, वो वाला एक एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट डॉलर बुलिशनेस की ओर सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस हैं, बिकॉज $6.5 बिलियन एक बहुत बड़ी पोजीशन है आज की एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हुए। सो ओवरऑल आपके क्वेश्चन को आंसर करें, ट्रेजेक्टरी क्या है, 79 की तरफ हम बढ़ते देख सकते हैं, बट स्विफ्टली स्लोली मूव रहेगा ये ऊपर की तरफ, बाय ऑन डिप्स बना रहेगा। ओनली थिंग इज ये आज की एक्सपायरी के बाद अगर थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो 78.20 की तरफ एक बार वापस आ सकता है, और हमें देखना होगा कि 78.10-20 के नीचे अगर क्लोज देता है या नहीं देता है इन द कमिंग डेज। अगर कोई रीजन से दे पाता है तो ही कंसोलिडेशन फेज वापस शुरू होगा, वरना ये बाय ऑन डिप्स थोड़ा सा मेरे हिसाब से बना रहेगा, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए भी। यानी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हो सकता है आपको अगर पोजीशन बनानी है तो डिप में यहाँ पर बाई करके ही जाए, और ऊपर की तरफ 78.9 तक भी जा सकता है। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, हमारे साथ 3 और मेहमान हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है आज जो गोल्ड और सिल्वर में हम तेजी देख रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में तेजी ज्यादा दिख रही है, क्या रुपए का ही असर है? जी विश्मोहन जी, मुझे लगता है एक तो रुपए डिप्रिसिएशन का एक बड़ा न्यूज़ है। 30-35 पैसा डिप्रिशिएट ऑलरेडी हुआ है, और जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स ने बताया हो सकता है और 30-40 पैसा डिप्रिशिएट हो सकता है। उसके अलावा जो G7 का पॉसिबल बैन गोल्ड के इंपोर्ट को लेके न्यूज़ है, वो थोड़ा सेंटिमेंटल बूस्ट जो है गोल्ड को दे रहा है। रशिया जो है 2021 में सेकेंड बिगेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर रहा है। अगर वहाँ पे उनके इंपोर्ट को अगर वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे G7 नेशंस, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं चाइना इंपोर्ट करेगा गोल्ड, इंडिया भी रशिया से गोल्ड इंपोर्ट कर सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत ज्यादा नीजक रिएक्शन हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने को नहीं मिला। आज के लिए जो सपोर्टिंग फैक्टर है, स्लाइट वीकनेस है डॉलर में आज के लिए, और जो यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके जो कंसर्न्स हैं, वो जो है थोड़ा सपोर्टिंग फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है जैसे डे ट्रेडर्स को डिप पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 50,800 के रेंज में अगर मिलता है तो गोल्ड में एक अच्छी एंट्री मानी जा सकती है आज के लिए। 50,600 का एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 51,100 का एक वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट जो है मैं गोल्ड में लेके। चांदी में भी 60,100 के रेंज में एक एंट्री पॉइंट है बाइंग के लिए। 59,800 का एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 60,700 का पहला टारगेट और 61,000 का दूसरा टारगेट लेके चल सकते हैं। जिगर, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर खरीद ले डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा तेजी भी दिखा रहे हैं? यस विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। सो मुझे लग रहा है जो वीक डॉलर है, वीक रूपी जो यहाँ पे हुआ है, जिसकी आज हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, एंड 50,800 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलता है गोल्ड में,
one should go long. So that's the stop loss रहेगा 50,700. Target would be 51,000. Same way silver में आज base metals का भी support मिल रहा है. So I think I'm comfortable going long in base metals also. July contract probably intraday. One can go long around 60,100, 59,900 का stop loss लेके चले और इन 60,500 के levels देखने को मिल सकते हैं. तपन, आपको क्या लगता है? आप भी सहमत है दोनों ही एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है खरीद कर ही जाए गोल्ड और सिल्वर आज? जी बिल्कुल, पिछले 2 की अगर मूवमेंट देखें तो डाउन साइड काफी लिमिटेड है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेलिंग आ रही है, लेकिन वो नीचे से लेवल के वापस से बाइंग आ रही है। तो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है फिलहाल के लिए, और ग्लोबल ग्रोथ वरीज यहाँ पे सपोर्टिव है। नो डाउट फेड का जो अग्रेशन है उसके कारण भी अपसाइड लिमिटेड है, लेकिन ये रेंज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मुझे लग रहा है 50,800 से 50,750 का लेवल जो है वो अच्छी बाइंग रेंज है। ऊपर में टारगेट 51,200 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 50,600 का रख के गोल्ड में बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं। बेस मेटल्स में जिंक सबसे ज़्यादा तेजी दिखा रहा है, 301 रुपये 50 पैसे पे चला गया है, 0.25% की तेजी, ये तेजी बढ़ती जा रही है। सुनील जी, बेस मेटल्स में आप क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ पर? जी विश्वमोहन जी, बेस मेटल थोड़ा मिक्स्ड रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि दो तरफा न्यूज़ अवेलेबल है मार्केट में। एक जगह अगर हम जो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज पे बेस मेटल में अगर कॉपर की ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखते हैं तो नेट शॉर्ट पोजीशंस अभी बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बियर ट्रेंड जो है वहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में देखने को मिल रहा है चाइना में। चाइना की तरफ से जो नया स्टील इंपोर्ट है वो बैन लगा हुआ है। ऑयल रिफाइनिंग फ्रंट पे हॉल्ट लगा हुआ है। सीमेंट सेक्टर थोड़ा इंपैक्टेड है। ग्लास प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने हॉल्ट लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल प्रेशर जो है अभी भी बेस मेटल के भाव पे लगा हुआ है। और सबसे मेजर इम्पैक्ट जैसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, ग्लोबल लेवल पे रिसेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में डिमांड कंसर्न्स जो है उभर के नजर आ रहे हैं। तो उसका जो है असर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म रैली दिख रही है उसको एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भी जो हायर बोरोइंग कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल मेटल्स पे देखने को मिल सकता है। तो 701 702 के रेंज में भी कॉपर चल रहा है, 1-1.5 रुपया ऊपर है। मुझे लगता है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे 703 के आसपास आता है तो बेचना चाहिए। 706 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 690 का एक डेटा टारगेट लेके चल सकते हैं। जिंक में भी अच्छा उछाल आया है। मुझे लगता है अगेन टेक दिस एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑन पुल बैक। 300 के रेंज में लगता है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनती है। 305 का रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं। फिर से 295 और 290 का लेवल जिंक में देखने को मिल सकता है। ओके, यानी कॉपर और जिंक उछाल पर बेचना है ऊपरी स्तरों पर। हालांकि जो कॉपर का जो लेवल है सर 705 के आसपास अब पहुंच गया है जुलाई वायदा, क्या इन स्तरों पर ही बेच डाले 700 जो करंट भाव है सुनील जी? आई थिंक वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, रुपी भी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो मुझे लगता है मैं लेवल्स रिवाइज करूंगा। 706 707 1-2 रुपया और उछाल मिलेगा तो वहां पे बेचना चाहिए। जो दूसरा रेजिस्टेंस है 711 का है, वहां का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और ऑन द लोअर साइड मेरा टारगेट 690 का ही कायम रहे। ओके, यानी 706 707 के आसपास बेचे। और जो नया स्टॉप लॉस है कॉपर का 711 है, 706 नहीं 711 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। टारगेट वही है 690 रुपए का। जिगर, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में जो ये तेजी आज दिख रही है, आप ट्रेंड के साथ जाएंगे या अभी उछाल पर बेचना ही पसंद करेंगे? I'll go with the trend. I think मुझे लग रहा है अगर आप कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ओवरसोल्ड में है। एक रिबाउंड तो मार्केट में काफी अच्छा आ सकता है। कॉपर आई थिंक आई फील 730 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम 225, जिंक मुझे लग रहा है 315 बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक आई विल गो विद दी बाय कॉल्स फॉर इंट्राडे। Zinc, July, one can go long around 298, 296 stop loss and 304 is target. And aluminum, July by around 212, 210 is stop loss and target would be 216. ओके, तपन आपकी तरफ से कोई एक टॉप ट्रेड बताइए मेटल में जो आपके पसंदीदा कॉल है आज के लिए। जी मुझे लग रहा है कॉपर में सेलिंग जो है रिज्यूम की। नो डाउट इनिशियल रैली है, चाइना का डेटा जो है थोड़ा पॉजिटिव था और एक जो ना रिलीफ रैली बोल रहे हैं वो अभी चल रही है। तो मुझे लग रहा है 705 के लेवल से कॉपर में सेल कर सकते हैं। 709 का स्टॉप लॉस, टारगेट 695 का रख के कॉपर में सेल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर अभी भी बना रहेगा। ग्लोबल ग्रोथ वरीज है तो उसके कारण चाइना का जो और फंडामेंटल है वो भी काफी वीक है। तो मुझे लग रहा है कॉपर में सेलिंग रहेगी। ओके, और क्रूड में क्या करना चाहिए तपन? क्रूड में मुझे लग रहा है बाय एंड स्ट्रेटजी चाहिए। ओवरऑल सप्लाई कंसर्न्स है। नो डाउट जो G7 नेशंस है रशिया के ऊपर काफी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी साइड ओपेक भी जो स्ट्रगल कर रहा है अपने कमिटमेंट को भरपाई करने के लिए, वो भी पूरा नहीं हो रहा। सेकंड थिंग, आज लीबिया और इक्वाडोर की तरफ से भी जो सप्लाई कंसर्न्स आए वो मार्केट सेंटीमेंट पे
कर सकता है। नो डाउट उनका वॉल्यूम काफी कम है, लेकिन वो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को अफेक्ट करेगा। मुझे लग रहा है 8680 के लेवल से क्रूड ऑयल में बाय करना चाहिए। 8790 टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो 8620 करके क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। सुनील जी, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए? हालांकि आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या खरीदें आज? क्या 500 के ऊपर? जी मुझे लगता है विश्वमोहन जी, नेचुरल गैस में एक पुल बैक ज़रूर देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही स्टीप फॉल हमने देखा था 750 के लेवल से तकरीबन 500 के नीचे भी चला गया था। बट अभी जो रीसेंट फंडामेंटल है, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा बाउंस बैक दिखा है, उसका एक सपोर्ट नेचुरल गैस के प्राइस में दिखेगा। और जो नियर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ भी देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा सा मिल रहा है। और यूरोप के गैस प्राइसेस अभी भी फर्म है। यूएस में वेदर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ पे भी डिमांड ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है एक सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो 510 टू 15 के रेंज में भी चल रहा है, तो 510 या 12-13 के रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। 504 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 525 का एक इंट्राडे टारगेट है पहला, और 530 तक का दूसरा टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, अब मसालों और ग्वार की बात कर लेते हैं। मसाले और ग्वार में क्या ट्रेड सलाह दे रहे हैं आज जिगर आप? सो इंट्राडे सेंटीमेंट तो आज पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है गुआर सीड है, जीरा है, बाय करके चल सकते हैं। गुआर सीड जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 5200 के आसपास आए, थोड़ा बहुत बाय करके सकते हैं। 5150 स्टॉप लॉस, 5300 यहाँ पे टारगेट रहेगा। एंड एग्री कॉस्ट मेरे प्योरली टेक्निकल कॉस्ट रहेंगे, दैट्स अ डिस्क्लेमर। एंड जीरा जुलाई वायदा मुझे लग रहा है अगर 21400 के आसपास मिले, गो लॉन्ग। 21200 का स्टॉप लॉस एंड 21800 का टारगेट। ओके, यानी ग्वारसित खरीदना है 5300 के टारगेट के लिए, और जीरा जुलाई खरीदना है 21800 के टारगेट के लिए। सुनील जी, कॉटन में क्या लग रहा है? कॉटन में आज तेजी दिख रही है, बुआई के जो नंबर आ रहे हैं वो भी कम है, उससे सपोर्ट मिल रहा है, या क्या लग रहा है आपको आगे क्या हो सकता है कॉटन में? जी, मुझे लगता है विश्वमोहन जी, थोड़ा 100-150 रुपया तेजी में है अभी। 41,700 के रेंज में भी चल रहा है एमसीएक्स पे भाव। मुझे लगता है जो रिसेंट हाई लेवल से करेक्शन हुआ है, एक थोड़ा बहुत रिलीफ जो है ज़रूर देखने को मिल सकता है। डिमांड ठीक-ठाक है वैसे। मुझे लगता है कि 41,500 और 41,700 के रेंज में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 41,000 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। फिर से ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि 42,600 42,700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से मैं 1,000 रुपए तक का पुल बैक ऑन द अपसाइड देख रहा हूँ कॉटन में 1-2 हफ्ते में। यानी 1000 रुपये की तेजी यहाँ से दिख सकती है। हालांकि आज भी ज़बरदस्त तेजी दिख रही है। हालांकि ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई का वायदा है वो भी अब 42,000 के ऊपर चला गया है। शुक्रिया सुनील जी आपका, जिगर आपका, तपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।